सभी विद्यार्थियों का अर्थशास्त्र की इस पहली कक्षा में स्वागत है। विद्यार्थियों, 10वीं कक्षा को पार करके आपने 11वीं कक्षा में वाणिज्य विषय को अपने संकाय के रूप में चुना है। वाणिज्य की एक बहुत महत्वपूर्ण शाखा है अर्थशास्त्र, जिसे अंग्रेजी में इकोनॉमिक्स कहा जाता है। हम हर साल यह सुनते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था अच्छी चल रही है, विकास दर बढ़ रही है, उत्पादन बढ़ रहा है, मांग बढ़ रही है। हम जब टीवी सेट खोलते हैं तो कुछ ऐसे प्रसारण चैनल होते हैं जो कि अर्थशास्त्रीय गतिविधियों का संपादन करते हैं। हम अगर सुबह से शाम तक अपनी घरेलू गतिविधियों को भी देखें तो हम यह देख सकते हैं कि हमारे काम में आने वाली छोटी से छोटी चीज का भी हमें मूल्य चुकाना पड़ता है। मूल्य चुकाना पड़ रहा है। इससे यह बात स्पष्ट होती है कि जहां मूल्य है वहां मूल्य की गणना भी है। यह गणित जो आपने 10वीं कक्षा तक पढ़ी थी उसके आगे का आयाम है कि जहां अब आप उन गणित की जोड़ बाकी जो वहां गणित में आपने सीखा था उस ज्ञान को उपयोग करने का एक आयाम है अर्थशास्त्र। यह मैं बता रहा हूं विद्यार्थियों के दृष्टिकोण से। समग्र दृष्टिकोण से इसे देखा जाए तो अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जो कि हमें अर्थ को उपयोग करने का सही रास्ता बताए। वो किसका शास्त्र है? शास्त्र माना किताब। किताब किसकी? अर्थ की। अर्थ यानी यहां अर्थ की परिभाषा भी क्या हम जानते हैं? क्या वो पैसा जो मेरे जेब में पड़ा है केवल वही मेरा अर्थ है? क्या मेरे घर में अगर मेरे पास अच्छे कपड़े हैं तो वह मेरी संपत्ति नहीं है? अगर मेरे घर में 10-10 गायें हैं तो वह 10-10 गायें मेरी पूंजी नहीं है? अर्थ की परिभाषा बहुत विस्तृत, तो आप यह देख लीजिए कि अर्थशास्त्र का ज्ञान कितना विस्तृत होगा। उस ज्ञान को आपकी पाठ्य पुस्तक में कुछ 300 पन्नों में संजोया गया है, जिस पाठ्य पुस्तक को हमें पूरे साल पढ़ना है। आपके अर्थशास्त्र का सबसे पहला विषय है स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारत की अर्थव्यवस्था। विद्यार्थियों, हर साल 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। स्वतंत्रता दिवस मनाते समय हमारे मन में एक गर्व की भावना होती है कि इस दिन हमें स्वतंत्रता मिली थी। इस दिन हम उस लायक हो गए जहां हम अपने निर्णय स्वयं ले सकें। जब एक व्यक्ति पर निर्णय लेने का भार आता है तो उसे कई परिस्थितियों का आकलन करना पड़ता है। यहां उस दृश्य को दर्शाया गया है जब 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था। उस समय भारत की अर्थव्यवस्था, आप अपने घर में देख सकते हैं कि आपके घर में गेहूं कितना पड़ा है, आपके घर में चावल कितना है, आपके घर में दाल कितनी है, चीनी कितनी है। क्या इनका मूल्य नहीं लगता? और क्या आपके घर में आपके माताजी इन सब चीजों का एक व्यवस्थित मैनेजमेंट नहीं करते? वो करते हैं, और जिस तरह से वो करते हैं, आप अगर उन गतिविधियों पर ध्यान दें तो व्यष्टि रूप में अर्थशास्त्र आपको समझ में आएगा कि किस तरह कमाई होती है और किस तरह हमारे घर का खर्चा चलता है। आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं उस स्कूल में पढ़ने का आपको शुल्क देना पड़ता है। वह कागज के नोट पेड़ पर नहीं लग सकते, उन्हें अर्जित करना पड़ता है। उन्हें अर्जित करने के बाद उस धन को, उस लक्ष्मी को व्यवस्थित करने की जो कला है वो है अर्थशास्त्र। उस अर्थशास्त्र का पहला बिंदु है भारत का वह दिन जब भारत को आजादी मिली थी। उस समय भारत के पास कितनी सुदृढ़ अर्थव्यवस्था थी। अंग्रेज जब यहां से गए तो भारत को उन्होंने बहुत सारे नकारात्मक बिंदुओं पर लाकर छोड़ दिया, जिसका परिणाम हम आज भी भुगत रहे हैं। आज भी जब कोई सैनिक सीमा पर शहीद होता है तो हमें वह दिन याद आता है कि अंग्रेज जब यहां से गया था तो क्या छोड़ के गया था और आज हम उसे कहां तक लेके आए हैं। आज हमें यहां से कहीं भी पहुंचना हो, मान लीजिए
1947 में आपको अगर जयपुर से बंबई जाना होता था तो आपको कम से कम 15 दिन पहले उसको बुक करना पड़ता था। तब आपका कहीं जाके 15 दिन बाद या महीने भर बाद या 1.5 महीने बाद या 2 महीने बाद उस विमान में आपको बैठने का जो है अवसर मिलता था। क्या वो आज उतना ही मुश्किल है? मैं अपने मोबाइल से अगर अपने विमान का टिकट बुक कर सकता हूं तो आप सोचिए हम कहां थे और आज हम कहां आ गए हैं। आप सीधा सीधा उस चीज को तुलना कीजिए कि 15 अगस्त 1947 का भारत और आज वर्तमान भारत कहां से चले और कहां हम पहुंच गए। मैं फिर से अपने विषय पर आता हूं। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारत की अर्थव्यवस्था कैसी रही होगी, हमें उसकी कल्पना करनी चाहिए और अपने विचार में यह बात लानी चाहिए कि हम कहां से चले और कहां तक पहुंच गए। अर्थशास्त्र की 11वीं वाणिज्य की कक्षा में स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारत की अर्थव्यवस्था, इस विषय पर चर्चा चल रही थी। मित्रों, जिस तरह हमें विदित है कि स्वतंत्र भारत जो था वो एक प्रकार से बहुत ही बीमारू हालत में था। शिक्षा का अभाव, रोटी कपड़ा मकान, यह मूलभूत सुविधाएं, इनका अभाव, देश में एक अच्छी व्यवस्था का अभाव था। यह उसी तरह है जिस प्रकार शरीर का भूखा होना या शरीर का बहुत ज्यादा प्यासा होना। आपको अगर ऊर्जा की बहुत ज्यादा आवश्यकता है फिर भी आपसे जबरदस्ती काम करवाया जा रहा है तो वह स्थिति बहुत दयनीय होती है। और कुछ वैसी ही स्थिति भारत की उस समय थी जब यह देश आजाद हुआ था। जो बंटवारा हुआ था, जब भारत और पाकिस्तान दो देशों का विच्छेद किया गया था, उस समय नाना प्रकार की अमानवीय यातनाएं यहां के लोगों को सहन करनी पड़ी थी। अब आप उस दृश्य से यह अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय आर्थिक व्यवस्था कैसी रही होगी। उसका पहला बिंदु है निम्न स्तरीय आर्थिक विकास। विद्यार्थियों, अंग्रेज जब भारत में था तो उसे भारत के मूल व्यक्ति की कोई चिंता नहीं थी। अंग्रेजों से पहले भारत में राजतंत्र था जहां एक राजा होता था, राजा की प्रजा होती थी, राजा उस प्रजा का संचालन करता था। उस गांव की, उस भूमि का जो अधिष्ठाता होता था वो राजा होता था। वहां का कोई भी व्यक्ति उस राजा से खेती करने के लिए भूमि मांगता, राजा उस व्यक्ति को भूमि देता और उसके बदले में राजा उससे एक मात्रा लगान के रूप में लेता और उस लगान के बदले राजा उस व्यक्ति व उसके परिवार की रक्षा करता था। यह वह व्यवस्था थी जो आज से 100 साल पहले हमारे देश में बहुत ही अच्छी तरह चल रही थी। हम बटे हुए थे लेकिन आर्थिक गतिविधियां अंदर की पनप रही थी, व्यापार पनप रहा था। गुजरात के जो बंदरगाह है वहां का कार्बन डेटिंग जब किया गया तो वैज्ञानिकों को यह निष्कर्ष मिला कि गुजरात के अधिकतर बंदरगाह 5000 वर्ष से भी ज्यादा पुराने हैं। वहां समुद्र के नीचे जो वस्तुएं उन्हें मिली, मैं उस विषय पर बात नहीं करूंगा, लेकिन भारत में आर्थिक गतिविधियों का जो इतिहास रहा है वह बहुत स्वर्णिम इतिहास रहा है। हमें सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन जिस दिन अंग्रेज भारत को छोड़कर गया, यहां की आर्थिक व्यवस्था बहुत ही निम्न स्तरीय आर्थिक विकास दर थी, क्योंकि अंग्रेज ने यहां के लोगों पर कोई ध्यान दिया नहीं। उसे सिर्फ यहां अपना उत्पादन करना था। आप यह देख लीजिए कि किसी मजदूर में किसी मिल में कोई मजदूर जाता है और वहां पूरे दिन काम करके अपने घर आ जाता है।
वह अपना सर्वस्व, अपनी पूरी उम्र उस मील में लगा देता है, लेकिन क्या वह अपने निम्न स्तर से ऊपर उठ पाता है? यही दशा अंग्रेजों ने भारत की कि उन्हें भारत एक बहुत बड़ी फैक्ट्री नजर आ रहा था, उन्हें यहां पर सस्ते दाम में कच्चा माल मिल रहा था, क्योंकि भारत प्राकृतिक संपदाओं में बहुत संपन्न है, आज से नहीं पुरातन काल से। संजीवनी बूटी जैसी किसी दवाई का जिक्र जो है वो आपको भारतीय दर्शन में ही मिलेगा। पुनः जन्म, यानी मेरे ये इस जन्म का ये कर्म था और अगले जन्म में मुझे ये कर्म करना है, ऐसा दर्शन केवल भारतवर्ष का ही है। और ऐसे भारतवर्ष ने सबको अपनाया, सबको गले लगाया, लेकिन दुर्भाग्य भारत का यह था कि सबने इस सज्जन व्यक्ति की पीठ में छुराई गोपा, इसका सिर्फ उपयोग किया। अगर वे इसकी संस्कृति के हिसाब से चले होते तो आज यह विश्व तृतीय विश्व युद्ध की हालत में नहीं पहुंचता। खैर, मैं पुनः अपने विषय पर आता हूं और आपको वह परिस्थिति जाननी चाहिए जहां अंग्रेज भारतीयों का शोषण कर रहे थे। यहां से बना हुआ उत्पाद मैनचेस्टर और इंग्लैंड की मिलों में पुनः रिसाइकल होके वहां ऊंचे दामों में बेचा जाता था। मित्रों, किसी भी देश की जनसंख्या का कितना भाग शहर में रहता है और कितना भाग गांव में रहता है, यह उस देश की दिशा निश्चित करता है। हमारे देश का 80% भाग गांव में बसता है। कहते हैं कि भारत को देखना है तो भारत के गांव को देखो। क्यों? कि भारत गांव का देश है। हमारे देश का 100%, 95% कृषि उत्पाद ग्रामीण क्षेत्र से आता है। तो इस विषय पर अगर हम बात कर रहे हैं तो यह निश्चित है कि यह विषय भारत के ग्रामीण हाट से जुड़ा हुआ है। आप अगर किसी बुजुर्ग के पास बैठकर उसे अंग्रेजों का इतिहास पूछेंगे तो कुछ ऐसे बुजुर्ग भी आपको मिल जाएंगे जो यह कहेंगे कि आज के शासन से तो वह अंग्रेजों का शासन कितना ही अच्छा था। हो सकता है यह बात आपको विचलित करे, लेकिन अगर इस बात की गहराई में आप अध्ययन करें तो यह बात भी आपको प्रासंगिक दिखेगी। क्यों? कि गांव में रहने वाले व्यक्ति को सिर्फ अपनी मेहनत और मेहनत से उपजाए हुए उस अन्न से सरोकार होता है। उन्हें महंगी गाड़ियों में नहीं घूमना, उन्हें एसी के लगे हुए कमरों में नहीं रहना। गाय की सबसे अच्छी देखभाल अगर कहीं होती है तो वो यहां के गांव में होती है। क्यों? कि वो उस काम को बहुत समय से करते आए हैं। उनके पिता ने भी यह काम किया, उनके दादा ने भी किया, और ये एक पीढ़ी दर पीढ़ी संस्कार चलता आ रहा है। तो स्वतंत्रता काल में भारत के ग्रामीण हाट की जो हालत थी उसमें परिस्थिति यह थी कि वह अशिक्षित थे, लेकिन उनमें विवेक शक्ति थी। आगे क्या होना है वह दर्शन से देख सकते थे। क्यों? कि उन्होंने एक बहुत लंबे अंतराल उसी एक व्यवस्था में गुजारे हैं। 10वीं कक्षा को पास करके आप 11वीं में आ गए हैं, तो यह आपका एक अंतराल रहा है जिसका एक बहुत बड़ा पड़ाव था आपकी 10वीं कक्षा। उस पड़ाव को वो अर्थशास्त्री जानते थे। वो गांव में रहते थे, लेकिन आर्थिक गतिविधियों में उनकी निपुणता आज की गतिविधियों से कहीं भी कम नहीं थी। आप देखिए, आजकल गांव में पशु मेले लगते हैं। क्या वह आज से लग रहे हैं? गांव में लग रहे पशु मेले गांव की आर्थिक संरचना के सुदृढ़ होने का परिचायक है, और वह आज से नहीं है। कोई मेला 500 वर्षों से लग रहा है, कोई 1000 वर्षों से लग रहा है। बाबा रामदेव जी का इतिहास उठा के देखिए, 300 वर्षों का इतिहास तो बाबा रामदेव जी का है। तो कृषि क्षेत्र जो था वो ज्यादातर भारत के ग्रामीण हाट पर निर्भर था, और यहां की उपजाई हुई अच्छी वस्तुओं को, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो अंग्रेज अपने देश में ले जाकर उनको उपयोग कर रहा था। यहां के लोगों को ही
देसी घी का अर्थ पता नहीं था, यहां के लोगों को ही गाय के दूध का अर्थ पता नहीं था। यह उस समय भारत की कृषि क्षेत्र की दशा थी। औद्योगिक क्षेत्र, मित्रों, एक दुर्भाग्य के चलते हुए हम एक चीज पूरे भारतवर्ष में देखेंगे कि ज्यादातर यहां के उद्योग, मैं इस बात को इस तरह कहूं कि उद्योगों का और शहरों का चोली दामन का साथ है। क्यों? कि ज्यादातर उद्योग जहां लगे हुए हैं वह या तो शहरी इलाका है, और अगर शहरी इलाका नहीं है तो आप एक निष्कर्ष निकालिए कि जहां उद्योग लगता है क्या उस इलाके का विकास नहीं होता, और उस विकास की गति बाकी गति से कम रहती है या तेज रहती है, और तेज रहती है तो कितनी गुना तेज रहती है। मेरा प्रश्न आपसे यह है कि जिस क्षेत्र में कोई उद्योग, कोई कारखाना लग जाता है, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, राजस्थान में जोधपुर से आगे एक स्थान है गोठन, वहां पे जेके बिरला व्हाइट वाले ने अपनी सीमेंट की फैक्ट्री लगाई है, क्योंकि वहां पे चूना पत्थर की कच्ची खाने हैं। गोठन एक बहुत छोटा सा गांव है, लेकिन वह इतिहास है वहां का। आज आप वहां पे जाके देखेंगे तो उस एक सीमेंट के उद्योग लगने के प्रभाव से उस क्षेत्र का कितना विकास हुआ है, यह सीधा सीधा असर है वहां होने वाली आर्थिक गतिविधियों का। औद्योगिक क्षेत्र का आर्थिक गतिविधियों से बहुत गहरा संबंध है। भारत जब आजाद हुआ था तो हमें यह देखना चाहिए कि बंबई हम जब जाते हैं तो वहां एक स्थान है गेटवे ऑफ इंडिया, यानी भारत में प्रवेश का द्वार। क्या भारत में प्रवेश करने का वही स्थान है? और अगर खाली वह एक स्थान भारत में प्रवेश करने का नहीं है तो उसे गेटवे ऑफ इंडिया का नाम किसने दिया? अंग्रेज जब भारत में आया था तो वो यहां व्यापार करने आया था, उसे यहां के लोगों का कोई सरोकार नहीं था, वह उसके लिए सिर्फ एक कच्चा माल था जिसे उसे उपयोग करना है। उपयोग की हुई वस्तु का पुनः व्यापार वो अपने देश में करता था, और एक बहुत बड़ी कीमत वो यहां के उत्पादों को वहां बेचकर कमाता था, और वह उत्पाद यहां के औद्योगिक कल कारखानों में बनते थे। उद्योग का सबसे लघु रूप अगर मैं आपको बताऊं, उद्योग का सबसे लघु रूप अगर आपको मैं बताऊं तो आप उन जैन महिलाओं का उदाहरण देखिए जो अपने घर में पापड़ बनाती हैं, जो अपने घर में बड़ी बनाती हैं, और उस बने हुए उत्पाद को वहीं के बाजारों में जब बेचा जाता है तो उसे लघु गृह कुटीर उद्योग कहा जाता है। जब अंग्रेज भारत में आए थे तो कलकत्ता में मलमल बनता था। उस मलमल की जो गुणवत्ता थी वह इतनी उच्च गुणवत्ता का मलमल होता था कि घर में जो हमारी माताएं साड़ी पहनती है वह पूरी साड़ी इस एक अंगूठी के अंदर से निकल सकती थी। जी हां, वह मलमल इतनी अच्छी गुणवत्ता का होता था कि किसी भी माता या बहन की बनी हुई एक पूरी साड़ी अगर उस मलमल की बनी हुई है तो वह एक अंगूठी के अंदर से निकल सकती थी। आप इस उदाहरण से उस समय के भारत का औद्योगिक स्तर देखिए। अच्छी चीज की, संस्कृत की एक उक्ति है कि गुण सर्वत्र पूज्यते, गुणों की सब जगह पूजा होती है, और वह हमारा गुण था। उस उद्योग को खत्म करने के लिए अंग्रेजों ने उन श्रमिकों पर कर भार बढ़ाया, जिससे हुआ यह कि उनका माल बिकना मुश्किल हो गया। मैं अगर 40 रुपए में कोई चीज बना रहा हूं और वह चीज, उस चीज पर मुझे 60 रुपए का टैक्स चुकाना पड़ रहा है, तो क्या वो चीज मैं 100 रुपए से कम में बेच पाऊंगा? तो कर बढ़ने से उस समय उनके जो उत्पाद थे वो बाजार में बिकने बंद हो गए, और यहां जो भी उत्पाद बनता था वह पाश्चात्य यानी पश्चिम के देशों में जाता था। पश्चिम के लोग उसको उपयोग करते थे। हम आज भी उस चीज का प्रभाव देख सकते हैं कि उन लोगों का जीवन स्तर हमारे जीवन स्तर से कितना ही अच्छा है, लेकिन जो यह वर्तमान समय है, इस समय में उन्हें फिर से यहीं की याद आई है। क्यों?
कि जो वो लेके गए थे वो यहां का कर्जा है उन पर, जो उनको फिर से चुकाना पड़ेगा। आप देख लीजिए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पूरा विश्व भारत की ओर देख रहा है। कोरोना महामारी के दौरान अगर पूरे विश्व में किसी एक देश ने सकारात्मकता का संदेश दिया है तो वह, मैं गर्व के साथ कहता हूं कि भारतवर्ष है। लेकिन औद्योगिक क्षेत्र के मामले में हमें आज भी वह स्तर नहीं मिल पाया है जो स्तर मिलना चाहिए था। क्यों? कि हमें उस व्यवस्था को ठीक से चलाना नहीं आया। वह व्यवस्था केवल कुछ ही क्षेत्रों तक सिमट के रह गई। तो मित्रों, इस तरह उस समय और आज के औद्योगिक विकास की हम तुलना करते हैं। विदेशी व्यापार, अंग्रेजों का यहां आना, ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में भारत में काम करना, यह अपने आप में विदेशी व्यापार का सबसे मुक्त उदाहरण था। यानी आपके राज्य में कोई भी आए, आपके देश में कोई भी आए, व्यापार करे, यहाँ की उद्योग, यहाँ की पूंजी को उपयोग करे, यहाँ के कच्चे उत्पादों को उपयोग करे और उसका उद्योग करके पैसा कमाए, तो इस चीज की उस समय कोई मनाही नहीं थी। उसी का प्रभाव हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में ये लोग भारत में आए और धीरे धीरे इन्होंने भारत पर कब्जा कर लिया। उस समय विदेशी व्यापार को अगर देखा जाए तो ज्यादातर यहां जो कपड़ा बनता था उस कपड़े के थानों को यहां से इंपोर्ट किया जाता था। और इंपोर्ट करने के लिए आज अगर आपको किसी भी देश का कोई भी उत्पाद मंगवाना हो, आप अपने मोबाइल से ऑर्डर करके मंगवा सकते हो। लेकिन यह व्यवस्था उतनी आसान नहीं थी उस समय। ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण का यह प्रभाव है कि पूरी दुनिया एक मोबाइल में सिमट कर रह गई है। लेकिन उस समय भारत के औद्योगिक संबंध सिर्फ यूरोपीय देशों के साथ ही सिमटे हुए थे। क्यों? कि वो तो यहाँ के भगवान बन गए थे, वो यहाँ इस देश में अपनी व्यवस्थाएं चला रहे थे, यहाँ के उत्पाद, यहाँ के संपदा को वो उपयोग कर रहे थे। तो उस समय भारत के विदेशी व्यापार पर अगर विचार किया जाए तो भारत इंग्लैंड की एक बहुत बड़ी फैक्ट्री बनकर रह गया था। यहां जो भी विदेशी व्यापार होता था उसका सीधा सीधा संबंध यूरोपीय देश और यूरोपीय देशों में भी इंग्लैंड के सरकार के साथ रहता था। व्यावसायिक संरचना उस समय की जो थी वो उस समय की व्यापारिक संरचना में कुछ यहां के सफल व्यापारी थे और वे लोग इतने बुद्धिजीवी और इतने कुशल कर्मी थे कि उस कठिन समय में भी उन्होंने अपने अस्तित्व को मिटने नहीं दिया। विदेशी व्यापार के बाद अगर उस समय की व्यावसायिक संरचना की हम बात करें तो वह व्यावसायिक संरचना भी अंग्रेजों के द्वारा बनाई हुई ही थी। यानी हमारा उसमें ज्यादा कुछ अहम महत्वपूर्ण योगदान यही नहीं था। यहाँ भारत की कुछ महत्वपूर्ण मिलें या कुछ ऐसे यहाँ के व्यापारी थे जिन्होंने उस समय में भी अपना वर्चस्व बना रखा था, लेकिन वह भी उस समय मजबूर थे। उन्हें अपनी व्यापारिक गतिविधियों को अंग्रेजों के हिसाब से ही चलाना पड़ रहा था। उतना मुक्त व्यापार उस समय नहीं था। आज मुक्त व्यापार का उदाहरण हम देख सकते हैं कि बाबा रामदेव जैसे व्यापारी कोरोना जैसी महामारी में अपनी दवाई बाजार में उतार सकते हैं। वह बिके ना बिके, वह इस देश की व्यवस्था है। हमें अगर आवश्यकता होगी तो वह बिकेगी। लेकिन मुक्त व्यापार किसे कहते हैं, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि पतंजलि जैसी संस्था ने कोरोनिल जैसी दवाई बना दी जो पूरे विश्व में एक चर्चा का विषय बन गया था। यह इसलिए संभव हो पाया क्योंकि भारत में मुक्त व्यापार संरचना आज है, लेकिन उस समय यह संरचना इतनी खुली नहीं थी। वह व्यापार के जो लिंक थे, जो उसके चैनल थे, जो उसके आयाम थे, वो बहुत सीमित थे और उनको निश्चित करने वाली थी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इस तरह हम ये समझ सकते हैं कि आज के और उस समय के व्यापार की संरचना में, व्यावसायिक संरचना में कितना बड़ा अंतर था। अंतिम विषय में है आधारिक संरचना, यानी भारत में कानून व्यवस्था कैसी थी। यहां के लोगों की प्रति व्यक्ति आय की गणना की जाती थी या नहीं जाती थी। यहां के सकल घरेलू उत्पाद की गणना की जाती थी या नहीं जाती थी। आर्थिक विकास की क्या दर है, देश में रोजगार की दर क्या है, देश का कितना प्रतिशत भाग भूखा सो रहा है,
यह वह बिंदु है जो कि किसी भी सोसाइटी, किसी भी समाज, किसी भी राज्य, किसी भी देश की आधारिक संरचना को बहुत गहरा प्रभावित करते हैं कि वहां कानून व्यवस्था कैसी है, वहां राज्य व्यवस्था कैसी है, वहां खाद्य व्यवस्था कैसी है, वहां का किसान क्या कर रहा है, वहां का साधारण व्यक्ति रोजगारोन्मुक्त है या बेकार है। आधारिक संरचना से हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि 1947 में भारत की आधारिक संरचना यह एक चर्चा का ही विषय मात्र था, इस पे काम कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि उस समय अगर आपने किसी का विरोध किया तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। अगर आपको पढ़ना है तो वह ज्ञान उपलब्ध था जो कि अंग्रेज पढ़ा रहे थे, और वह ज्ञान पढ़ के यहां का आदमी अंग्रेज ही बन सकता था, वह अपने भाइयों के साथ न्याय नहीं कर सकता था। हम आज देखते हैं कि शहरों में रहने वाला ज्यादातर समाज स्वार्थ और एकाकीपन से ग्रसित है। तो यह वो संस्कार हैं जो अंग्रेज हमें देके गए थे। इस तरह आधारिक संरचना से यह निष्कर्ष हम निकालते हैं कि अंग्रेजों के समय यहां की सामाजिक संरचना खराब थी और उसका सीधा सीधा प्रभाव यहां की आधारिक संरचना को पड़ा कि वह आधारिक संरचना आज आजादी के 70 वर्ष बाद भी अच्छे से बन नहीं पाई। हम अपने कानून व्यवस्था से कितने संतुष्ट हैं, इस बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय की और आज की आधारिक संरचना में कितना परिवर्तन आया है।